हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सॉल्यूशंस का लेक्चर 6 होगा और इस लेक्चर 6 में हम वोलेटाइल लिक्विड्स और वोलेटाइल सॉलिड्स जो कि हमारा सॉल्वेंट है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में सबसे पहले मैं तो आपको लेक्चर 2 या 3 में कुछ ऐसा बताया था कि जैसे सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। सॉल्वेंट जब लिक्विड है तो सॉल्यूट तो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन जब भी वोलेटाइल का बात आता है तो हम लिक्विड और सॉल्यूट का बात करते हैं। तो इसमें देखिए ऐसा है कि ये समझिए पहले कि जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड है। सॉल्वेंट हमारा, अभी लिक्विड सॉल्वेंट का हम बात करेंगे। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो गया और उसमें जो सॉल्यूट हो गया स्टूडेंट्स, उसमें वो सॉल्यूट या तो सॉलिड हो सकता है या तो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या तो गैस भी हो सकता है। लेकिन जब भी वोलेटाइल का यहाँ बात आ जाए तो उसमें हम, क्योंकि गैस तो वोलेटाइल होगा ही होगा, लिक्विड और सॉलिड्स का बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐसा है कि तो जब वोलेटाइल की हम बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ये। और सेकेंड हमारा पॉइंट हो जाएगा, सेकेंड हमारा ये टॉपिक हो जाएगा जो हमने सॉल्यूशंस में पढ़ेंगे कि ये वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड्स जो कि सॉल्यूट है इन लिक्विड सॉल्वेंट, मीन्स लिक्विड सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशंस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें दो लॉ आता है। एक होता है डाल्टन्स लॉ जो आप 11 में पढ़ रखे होंगे, और एक आता है रॉल्स लॉ जो आपको नया इसमें पढ़ना है 12th में। तो सबसे पहले मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ ए liquid solution. Liquid solution, it means both solvent and solute are liquid solutions। और इस केस में हम लोग बाइनरी लिक्विड का ही बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन में मैंने आपको बता दिया था जो सॉल्यूशंस विच हैज ओनली 2 कंपोनेंट्स, मैक्सिमम तो ऐसे होगा ये विच हैज ओनली 2 कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट होगा ही होगा और एक कंपोनेंट जो होगा एक, बस ये सॉल्यूट जो होगा वो एक ही कोई सॉल्यूट होगा, या तो गैस हो सकता है या तो लिक्विड या तो सॉलिड। तो यहाँ बाइनरी सॉल्यूशंस और वो लिक्विड सॉल्यूशंस का बात डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे हम यहाँ केस लेंगे, when both these two liquids are volatile, दोनों जब लिक्विड क्या हो, वोलेटाइल नेचर का हो, इट मीन सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड, और सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है वो भी वोलेटाइल, यहाँ लेके हम डिस्कस करेंगे। तो when both these two liquids are volatile। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए, जब भी दो लिक्विड्स बाइनरी सॉल्यूशंस में आता है तो उसमें क्या होता है कि जब क्लोज वेसल में रहता है तो उस क्लोज वेसल में हम अगर बात करें तो उसमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है। हमने पहले आपको बताया था कि पूरे सॉल्यूशंस में भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है। बोथ सॉल्यूशंस का जितना भी लॉ है, मैक्सिमम लॉ डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है। तो इसमें क्या है कि जब भी ये इक्विलिब्रियम का केस, डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस आ जाए तो जो लिक्विड वेपर स्टेज में था, जो उसका मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेज में था और मोल फ्रैक्शंस हमारा उस सॉल्यूशंस के अंदर था, उसी लिक्विड का, वो दोनों एक दूसरे पर इक्विलिब्रियम में रहता है। या मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ लिक्विड्स in the solution
and above the solutions are in dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. इसमें यह आ गया कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ लिक्विड्स इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन दोनों लिक्विड अपना अलग अलग फॉलो करता है। जैसे एक ए लिक्विड 1 हो गया और एक लिक्विड 2 हो गया, तो वो दोनों जो लिक्विड होता है वो फर्स्ट लिक्विड 1 जो हो गया उसका वेपर प्रेशर में सॉल्यूशंस के ऊपर वेपर प्रेशर होगा, उस वेपर प्रेशर में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका मोल फ्रैक्शन और जो वेपर ये जो लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे से डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है। सिमिलरली लिक्विड 2 भी वही केस होगा, उसके साथ भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। तो जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा, सपोज करते हैं कि फर्स्ट लिक्विड को हम लिक्विड 1 बोल दें और सेकेंड लिक्विड को एक लिक्विड है जो इसको हमने 2 बोल दिया, ठीक है। तो देखिए इसका मैंने यहाँ पे ज़्यादा मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस साइड में मैं लिख देता हूँ कि इसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू x1, ठीक है। अब देखिए इसका भी मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन लिक्विड 2 का इज इक्वल टू x2, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू x2, किसका लिक्विड 2 का। अब देखिए यहाँ पे लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन x1 हो गया, पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P1। सिमिलरली इसका भी पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P2, ये हो गया P2। अब देखिए रॉल्स लॉ यहाँ पे आ जाता है। रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसी एग्जांपल्स और इसी कॉन्सेप्ट से उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो रॉल्स लॉ आ गया बीच में। अब देखिए ये क्या बताने जा रहा है, देखिए। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताया कि जो भी लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का, व्हेन बोथ दिस टू लिक्विड्स आर वोलेटाइल, ये कंडीशन हमेशा और हमेशा याद रखिए, ये वोलेटाइल नेचर पे ही अप्लाई होता है। रॉल्स लॉ, the vapor pressure of each component means liquid, यहाँ पे लिक्विड का बात हो रहा है, लिक्विड। the vapor pressure of each component liquid over the solution, the vapor pressure of each component over the solution, the vapor pressure of each volatile, मैं यहाँ लिख देता हूँ volatile components, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो volatile नेचर का होगा तभी ये अप्लाई होगा, इसीलिए the vapor pressure of each volatile component liquid over the solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। तो देखिए इसमें क्या है कि वेपर प्रेशर, मैंने आपको बताया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। इट मींस यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, हर एक वोलेटाइल लिक्विड मींस वोलेटाइल कंपोनेंट क्या लिक्विड हो गया, ओवर द सॉल्यूशन, उसका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट का जितना कि सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन है। अगर उसका सॉल्यूशन में हाई मोल फ्रैक्शन होगा ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू सेकेंड, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ओवर द सॉल्यूशन वो एज कम्पेयर टू सेकेंड लिक्विड हाई होगा, मोर होगा, और अगर लेस होगा तो वाइस वर्सा।
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ each component volatile component liquid over solution in directly proportional to the mole fraction of that liquid in the component in the solution। देखिए अब इसमें हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई above law in liquid 1 and 2। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने पार्शियल प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर हम ले लेंगे P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, और यहाँ पे P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ये दोनों किस लॉ से आया, रॉल्स लॉ से ही आ रहा है, तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 नॉट इनटू x2। अब यहाँ पे देखिए क्या P1 P2 x1 x2 आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं लिख दिया ऑलरेडी P01 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, P1 नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, P1 नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 in its pure state at same temperature। देखिए इसमें क्या है कि वेपर प्रेशर P1 नॉट क्या हो गया, जब वो लिक्विड एक बीकर ले लिए हम और उसमें वो लिक्विड हम डाल दिए, लिक्विड 1 डाल दिया और केवल उस बीकर में लिक्विड 1 ही है, तो वो सेम टेम्परेचर T पे जितना भी वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसका सॉल्यूशन ये सॉल्वेंट फेज के जस्ट ऊपर वो होता है, वो वही उसी को हम यहाँ P1 नॉट ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया। सिमिलरली P2 नॉट यहाँ क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन इट्स प्योर स्टेट एट सेम टेम्परेचर। ये हो गया P2 नॉट हो गया। अब देखिए आपने डाल्टन्स लॉ पर रखा है, तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जैसे 2 और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट से या फिर 2 और मोर आइडियल गैस का बात कर लेते हैं, 2 और मोर कंपोनेंट्स है और वो दोनों आपस ये मीन्स 2 और मोर कंपोनेंट्स पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल इंडिविजुअल सब्सटेंस। और बाय डाल्टन्स लॉ से मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बाय डाल्टन्स लॉ से मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये हो गया, क्योंकि देखिए टोटल प्रेशर क्या हो गया, टोटल प्रेशर PT अगर हम लिख दिए इक्वल टू P1 प्लस P2, या डाल्टन्स लॉ से, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो देखिए यहाँ से P टोटल इज इक्वल टू P1 कितना था हमारे पास, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, और यहाँ से देखिए यहाँ से P टोटल दैट इम्प्लाई यहाँ से P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। मैं इसको x1 प्लस x2 इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट्स हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल सम ऑफ इज इक्वल टू यूनिटी। तो यहाँ पे मैं 1 माइनस x2 लिख दिया, तो यहाँ से देख लीजिए PT इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, तो दैट इम्प्लाई PT इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस x2 P1 माइनस P2, या फिर यहाँ माइनस लिख दी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा P2 नॉट माइनस P नॉट 1। यहाँ पे देखिए x2 कॉमन ले लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, तो ये आ गया। अब जनरली क्वेश्चन इसमें ग्राफ से भी पूछ सकता है,
और ये इक्वेशन आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। तो लास्ट में जो मैं लिखा हूँ बॉक्स के अंदर में डाल दिया जैसे, तो ये इक्वेशन हमें आपको हमेशा याद रखना है। तो ये तो सारा स्टार्टिंग था आगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। अब इससे जनरली क्वेश्चन ग्राफ से भी आ सकता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो देखिए, और ये तो आपको पता होना चाहिए कि P1 इक्वल टू, मैं इसको भी बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, और ये दोनों और ये तीसरा, ये तीनों आपको इक्वेशंस अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर ये दोनों याद हो गए तो डाल्टन्स लॉ से आपको पता है P टोटल इज इक्वल टू P1 और P1 प्लस P2, इसको अप्लाई करके आप ये सब निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम ग्राफ पर डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या करा, जैसे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो P टोटल यहाँ से आ जाएगा P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 x2, P2 नॉट x2, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2, P2 माइनस P1 नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, P नॉट हो गया, और ये P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2, ये आ गया। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो देखिए, अब इसमें ग्राफ में इसका ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें मैं एक्स एक्सिस पे मैं x2 एज ए मोल फ्रैक्शन ले लेता हूँ, x2 एज ए मोल फ्रैक्शन ले लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन x2, ठीक है, x2 एज ए मोल फ्रैक्शन ले लेता हूँ। और इसी ये क्योंकि मोल फ्रैक्शन का है, तो इसी इक्वेशन में मैं इसी ग्राफ में एक ही रेक्टेंगुलर एक्सिस पे मैं तीन ग्राफ ड्रॉ करके आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ये देखिए, ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन x2 हम एक बार ले रहे हैं कि x2 का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ x1 का वैल्यू इस साइड टुवर्ड्स द ऑरिजिन पे इंक्रीज कर रहा है। मीन्स ये इसे ये भी कह सकते हैं कि x1 का वैल्यू डिक्रीज कर जा रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है, और x2 का वैल्यू इंक्रीज कर जा रहा है जैसे जैसे x बढ़ा, क्योंकि देखिए x2 प्लस x1 हमेशा 1 होगा, x2 बढ़ेगा तो x1 घटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा हो गया पार्शियल प्रेशर, या फिर पार्शियल प्रेशर ना लिखिए, इसके हम वेपर प्रेशर लिख देते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिए अब क्या हम करेंगे, अब हम यहाँ इस ग्राफ में, ये तो हमारा वेपर प्रेशर हो गया, इसमें कोई वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, या तो हम ये ले लें P1 ले लें। मैं आपको इसमें तीन ग्राफ बना के दिखाऊंगा। एक आ जाएगा P1 वर्सेस x1, एक आएगा P2 वर्सेस x2, और एक आएगा P टोटल वर्सेस x2। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइन 1 में बनाने जा रहा हूँ। लाइन 1 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राफ ऑफ P1 वर्सेस x1। सेकेंड लाइन में आ जाएगा हमारा P2 वर्सेस x2, और थर्ड लाइन आ जाएगा P टोटल वर्सेस x2, ये आ जाएगा। देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ क्या कहता है, फर्स्ट ग्राफ कहता है कि P1, फर्स्ट लाइन क्या कहता है कि P1 इक्वल टू P1 नॉट क्या कहता है इनटू x1, P1 नॉट इनटू x1। अब देखिए, यहाँ पे हम कहीं पे भी P1 का वैल्यू अगर ले लें
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे x1 का वैल्यू मैक्सिमम होगा, एकदम इसे अच्छी तरह से समझिएगा। x1 का वैल्यू x1 प्लस x2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, x1 प्लस x2 ऑलवेज इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, या फिर से काय भी बोल सकते हैं, काय1 प्लस काय2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे और x2 सॉरी काय2 का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो काय1 का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और हम इस साइड आ जाए मीन्स टुवर्ड्स जो ऑरिजिन की तरफ बढ़े, अगर जहाँ पे जिधर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स हमारा घटेगा, डिक्रीज करेगा, तो उस साइड काय1 का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट पे ऑरिजिन पे, जहाँ पे ऑरिजिन पे क्योंकि x2 है, ये x2 है, तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमें बाउंड्री बना ले जहाँ पे हमारा x1 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे हम बाउंड्री बना ले जहाँ पे हमारा x2 का वैल्यू 1 हो जाए। इट मीन्स x2 का वैल्यू मैक्सिमम तक वहाँ तक जाए, 1 से तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। तो जब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को फॉलो करना है, जब काय2 अगर 1 हो जाएगा तो काय1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x2 का वैल्यू आप ऑब्वियस है, आप एकदम ये सेंस वाली बात है, अगर किसको नहीं समझ में आ रहा तो वो पूरा सेंसलेस है। और जिनके पास x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 0 हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू 0, सो x1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए मैं तीनों ग्राफ को आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। लाइन 1 ग्राफ ऑफ P1 वर्सेस x1, तो P1 वर्सेस x1, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू काय1। तो ये ग्राफ जो जाएगा P1 वर्सेस x1 सॉरी काय1, तो ये ऑरिजिन से पास करें तो देखिए y इक्वल टू mx की लाइन है, जिसका स्लोप हमें P1 नॉट देते, P1 नॉट हमें देगा, लेकिन ये ऑरिजिन से इस ग्राफ में नहीं पास करेगा, इसीलिए क्योंकि ये ग्राफ है, ये बेसिकली मोल फ्रैक्शन एज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, लेकिन इस साइड हम x2 काय2 को इंक्रीज कर रहे हैं और इस साइड डिक्रीज कर रहे हैं, तो x2 सॉरी काय2 इंक्रीज करेगा, x1 का वैल्यू अगर 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि x1 का वैल्यू इस पॉइंट पे 1 ऑरिजिन पे, सॉरी काय1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम है, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे कहीं पे P1 होगा, और वो किसके इक्वल होगा, P1 नॉट के इक्वल। और जहाँ पे x1 का वैल्यू 0 होगा, वहाँ पे x1 का आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, x1 का वैल्यू 0 तो P1 का वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, यानी कि एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूँ, और इसे ऐसे नहीं डॉटेड लाइन से मैं मिला देता हूँ। देखिए ये आ गया हमारा P1 नॉट, ये पॉइंट है P1 नॉट, ये क्योंकि डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन क्योंकि टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करते चला जा रहा है, तो P1 नॉट P भी तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो क्या रॉड फ्लो क्या करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, और काय1 काय2 हम उसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं इन द सॉल्यूशन में। अब देखिए तो ये हमारा लाइन 1 का ग्राफ हो गया, इसे मैं लाइन 1 बोल देता हूँ। अब देखिए लाइन 2 क्या कहता है कि P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, तो देखिए P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2 हो गया। अब ध्यान से देखिए कि x2 का वैल्यू यहाँ इस पॉइंट पे 1 है, और तो ये तो हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा, तो मैं इसे ऑरिजिन से पास कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए y इक्वल टू mx यहाँ भी फॉलो होगा, लेकिन और यहाँ इसी रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए फॉलो होगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे x2 का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, तो P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, और जहाँ पे x2 का वैल्यू 1 हो जाएगा वहाँ पे P2 का वैल्यू P02 हो जाएगा। सपोज करते हैं ये पॉइंट आ रहा है, और हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे एक एजम्पशन ले लिया हूँ,
आपके दिमाग में ये भी डाउट हो रहा होगा कि जितना हाइट पे मैं P1 नॉट लिया उतना ही हाइट पे मैं P2 नॉट भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एजम्पशन ले रहा हूँ। एजम्पशन हमारा क्या है, एजम्पशन हमारा है कि P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट, P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, तो इस दोनों लाइन को मैं मिला देता हूँ। ये और ये हमारा सेकेंड लाइन हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है P2 नॉट, क्योंकि यहाँ x2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x2, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू 1 रखिएगा, तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट हो जाएगा। ये दोनों ग्राफ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक तीसरा ग्राफ है, क्या है हमारा तीसरा ग्राफ, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। देखिए, ये y इक्वल टू mx का केस नहीं है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है कि P टोटल वर्सेस x2, तो P टोटल वर्सेस x2, क्या P1 नॉट 0, अगर 0 होता तब तो ये ऑरिजिन से पास करता, लेकिन ये 0 है ही नहीं, तो 0 जैसे नहीं है, तो इसका y इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें c का कोऑर्डिनेट y इंटरसेप्ट हो जाएगा P1 नॉट, और P1 नॉट यहाँ पे हमें मिल गया। अब देखिए, मैं इस बाउंड्री पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस बाउंड्री पर जहाँ मैं P2 नॉट को डिस्क्राइब किया हूँ और x2 x1 को भी डिस्क्राइब किया हूँ, उस बाउंड्री पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। देखिए, उस बाउंड्री पर एक पॉइंट लेने के लिए x2 की वैल्यू क्या है वहाँ पे, इस हर एक पॉइंट पे, क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है, एट ए डिस्टेंस ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द ऑरिजिन। तो मैं एकदम आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। यहाँ पे x2 का वैल्यू 1 अगर रख देंगे, पुट chi2 इज इक्वल टू 1, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट, क्योंकि देखिए पुट chi2 इज इक्वल टू 1, तो P टोटल कितना हो जाएगा, आप एक बार और चेक कर ले। देखिए, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x नॉट, तो यहाँ पे P नॉट आया था, अब x2 P2 माइनस P नॉट आया, x2 अगर मैं 1 रखूँगा यहाँ पे, तो P नॉट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारा P2 नॉट। तो देखिए, ये आ गया P2 नॉट, जहाँ पे क्या है x2 का वैल्यू 1 है, और जहाँ पे x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू 0 है, अगर पुट x2 chi2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट। तो ये आ गया P1 नॉट। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गया, तो इस दोनों पॉइंट को मैं इस तरीके से मिला सकता हूँ। ये जो तीसरा लाइन दिख रहा है आपको सबसे ऊपर में, ये हमारा ग्राफ ऑफ थर्ड लाइन हो गया, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है P टोटल वर्सेस x2। अब देखिए, अब मैं इस सभी का स्लोप से इसमें क्वेश्चन बन सकता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और ये हमेशा याद रखिए कि जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा, डायरेक्टली किसी से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो देखिए, इसमें क्या हो, ये तो ऑरिजिन में रख देता हूँ। एक चीज और देख लीजिए, लाइन 1 पर अगर मैं बात करूँ, फॉर लाइन 1 स्लोप इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, आप एक बार ध्यान से देखिए, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, लाइन 1, इसका इस इक्वेशन में इसका स्लोप हम नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, सॉरी ये chi2 एज ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ chi2 है, नॉट chi1 है। तो इसके लिए स्लोप हम नहीं यहाँ बोल सकते हैं। फॉर लाइन 2 पे अगर हम डिस्कस करें, यहाँ 2 पर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि देखिए 2 पे हमारा क्या हो रहा है, 2 पे ही ये फंक्शन ऑफ है, ये chi2 एज ये क्या कहते हैं वेपर प्रेशर एज ए मोल फ्रैक्शन chi2 सेकेंड लिक्विड के लिए हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फॉर लाइन 2 स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन 2 के लिए P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, इट मीन्स y इज इक्वल टू mx, P2 नॉट हो जाएगा स्लोप।
P2 नॉट ये स्लोप, इट मीन्स ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप हो जाएगा P2 नॉट। अब देखिए फॉर लाइन थर्ड स्लोप इज इक्वल टू, फॉर लाइन थर्ड जो है उसमें जो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप जो हो जाएगा y इज इक्वल टू PT टोटल प्रेशर है, y इज इक्वल टू mx, x क्या है एज ए फंक्शन ऑफ x2, ये chi2 है, chi2 मोल फ्रैक्शन हो गया, तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो इसका स्लोप आ गया। तो ये सब आपको चीज थोड़ा मेमोराइज करके रखिएगा तो ज़्यादा चलेगा, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, और ऐसे आप इसको कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं। उसके लिए आपको एक एक चीज़ में समझ में आना चाहिए पहले। तो मैं इसको एक बार और अच्छी तरह से समझा देता हूँ, एक बार और इसको मैं रिपीट करता हूँ। देखिए हमने आपको क्या समझाया कि रिवर्स लॉ क्या करता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर of any volatile liquids over the solution in which it is present is directly proportional to mole fraction of that liquid in the solution। तो P1 ऑफ x1 हो गया, P1 ऑफ क्या है हमारा, उसका वेपर प्रेशर है एट प्योर स्टेट वेल, जब एक बीकर ले लिए और उसमें वही लिक्विड डाल दिए तो वो हमारा P1 नॉट जो पार्ट एट सेम टेम्परेचर पे जो अप्लाई करेगा जो वेपर प्रेशर अबोव दैट लिक्विड इन द वेपर फेज, वो हो जाएगा P1 नॉट। सिमिलरली P2 इसका तो P2 नॉट x2, P2 नॉट भी वो इसका हो जाएगा दूसरे सेकेंड लिक्विड के लिए। टोटल प्रेशर क्या होगा, डाटा से अप्लाई कर दिया P1 प्लस P2, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2। देख लीजिए अब x1 प्लस x2 हमेशा 1 होगा, अगर 3 लिक्विड से तो x1 प्लस x2 प्लस x3 1 होगा, लेकिन मैंने इसमें केवल बाइनरी लिक्विड का बताया और केवल हमें मैक्सिमम देगा बाइनरी लिक्विड कहीं कॉन्सेप्ट पढ़ना है। n लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, या फिर n कंपोनेंट्स के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn इज इक्वल टू 1, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस x2 में इसे रखा, इसे सॉल्व किया तो सही आ गया, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 अंडर ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट। अब देखिए लाइन 1 क्या हो गया, लाइन 1 ये हो गया कि ग्राफ ऑफ P1 वर्सेस x1, P1 वर्सेस x1, मैंने इसमें 3 ग्राफ बनाया, एक को लाइन 1, सेकंड लाइन 2, थर्ड लाइन 3। तो लाइन 1 क्या हो गया, ग्राफ ऑफ P1 वर्सेस x1 सॉरी chi1। तो सेकंड लाइन क्या हो गया, ग्राफ ऑफ P2 वर्सेस chi2। थर्ड लाइन क्या हो गया, ग्राफ ऑफ P टोटल वर्सेस chi2। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको डाउट इसमें हो रहा होगा, इन चीज़ों में हो रहा होगा कि जैसे यहाँ पे P1 इक्वल टू P1 नॉट chi1 है, तो ये ऑडियंस क्यों नहीं पास कर रहा है, ये ऑडियंस इसलिए नहीं पास कर रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऑरिजिन है, यहाँ पे ये x2 का वैल्यू है और यहाँ पे x1 0 है। तो ये जो ग्राफ है इसमें x एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया है chi2 का, सेकेंड लिक्विड का। अगर तो सेकेंड लिक्विड का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम, इट मींस फर्स्ट लिक्विड का मोल फ्रैक्शन मिनिमम, और मिनिमम क्या हुआ 0, और x2 का ये chi2 का मोल फ्रैक्शन क्या है, यहाँ x1 है, इस पॉइंट पर x1 है। इसीलिए यहाँ पे हमारा टुवार्ड्स द ऑरिजिन की तरफ ये इंक्रीज कर रहा है, मींस टुवार्ड्स द नेगेटिव टुवार्ड्स द ऑरिजिन इन द x एक्सिस, टुवार्ड्स द ऑरिजिन इसका ये इंक्रीज कर रहा है। तो आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि, या फिर मैं आपको बहुत सिंपल सा भाषा में समझाता हूँ कि जैसे जैसे P1 नॉट x1, अब देखिए इधर x1 डिक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करते हुए चला जाएगा नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट x1 इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर 0 होगा, और ये वाला पॉइंट 0 जो ऑरिजिन वहाँ पे ये मैक्सिमम है। इट मीन्स chi1 जो है वेपर प्रेशर वहाँ पे मैक्सिमम है, chi1 मोल फ्रैक्शन chi1 फर्स्ट लिक्विड का वहाँ पे मैक्सिमम है, तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर लगाएगा। मैक्सिमम क्या 1, तो जब 1 हो गया तो आप यहाँ 1 पुट कर दीजिए, x1 इज इक्वल टू 1, अगर आप सॉरी chi1 इज इक्वल टू 1 अगर पुट कीजिएगा तो P1 इक्वल टू P1 नॉट हो जाएगा, तो वो आ गया P1 नॉट। तो ये लाइन और ये लाइन को मैं ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन से। तो देखिए ये लाइन ये आ गई, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंड लाइन का P2 वर्सेस chi2। देखिए P2 वर्सेस chi2 के लिए क्या हो रहा है कि ये आपको
इससे भी उससे भी पहले वाले केस से भी आसान से समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाँ P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, तो ये सॉरी ये सेकेंड लिक्विड के लिए मैं यहाँ ये सेकेंड ये आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट ये नहीं था सेकेंड था, ये मैंने आपको जो पहले बताया वो फर्स्ट के लिए। तो P टोटल इज इक्वल टू, या फिर यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं x2 का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस मींस अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, x2 सॉरी Chi2, और P टोटल का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए मोल फ्रैक्शन डाल्टन यहाँ पे आप रॉल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, तो y इक्वल टू mx। अब ऑरिजिन पे क्या हो रहा है, ऑरिजिन पे वो जीरो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिक्विड जीरो है, तो उसका वेपर प्रेशर कुछ होगा ही नहीं, जीरो होगा। जब लिक्विड पर नहीं तो अपना वेपर प्रेशर उस पॉइंट पर कैसे लगाएगा, तो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। और यहाँ पे जब x ये बाउंड्री मैं इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि मैक्सिमम किसी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 1 ही होगा, तो x2 सॉरी Chi2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया हूँ। अब देखिए Chi2 इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे Chi2 इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे पुट कीजिएगा तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे P2 नॉट आप एक पॉइंट हम ले लिए, तो ये ऑरिजिन से पास करेगी, ऑरिजिन और इस पॉइंट को मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये था सेकेंड लाइन। अब आता है थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन क्या कहता है कि P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 अंडर ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो देखिए इसमें क्या है कि y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें जो हमारा जैसे इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट पे x1 का वैल्यू सॉरी Chi2 का वैल्यू Chi1 का वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ तो कहीं भी Chi1 नहीं दिख रहा है, Chi2 का वैल्यू 0 है, लेकिन ये दिख रहा है कि Chi2 का वैल्यू 0 है और ये फंक्शन ऑफ Chi2 है। तो Chi2 का वैल्यू आप यहाँ 0 जैसे पुट कीजिएगा तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट हो जाएगा। और इसको विजुअलाइज कैसे कीजिएगा, देखिए सबसे बड़ा बात है कि अगर आप दो लिक्विड अगर कोई करा और इसमें तो ऐसे पॉसिबल है, लेकिन एक एजम्पशन लेके चल रहे कि दो लिक्विड है, एक का मोल फ्रैक्शन 0 है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, ऑब्वियस है ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एजम्पशन ले लिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे P1 नॉट ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मोल फ्रैक्शन 1 आप पुट किए, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिक्विड 1 है, तो 1 हो गया, तो P1 नॉट कैंसिल, बच गया P2 नॉट। अब इसको मैं ज्वाइन कर दिया थर्ड डॉट लाइन से, तो कॉन्सेप्ट खत्म। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और मैं आपको यहाँ पे स्लोप भी आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से कि सेकेंड लाइन का स्लोप होगा P2 नॉट, फॉर लाइन थर्ड स्लोप P2 नॉट माइनस Q नॉट। और इसमें आपको फर्स्ट लाइन का भी स्लोप पूछ सकता है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना यहाँ टफ है, ये डायरेक्टली इक्वेशन से पता नहीं चलेगा, इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि इन द x एक्सिस वी हैव ओनली एज्यूम इट इज अ फंक्शन ऑफ Chi2 नॉट Chi1। तो देखिए इस पॉइंट को आप ले लीजिए, ये पॉइंट कौन सा है, ये सपोज करते हैं कि ये पॉइंट का मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये पॉइंट B है। A पॉइंट को मैं अगर ले लूँ तो A पॉइंट पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन, या फिर मैं इस चीज को सेकेंड लेक्चर में कर दूंगा, ऐसे भी आप इसको अपने से भी कर सकते हो और मैं आपको समझा दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे P1 नॉट हो गया और यहाँ पे A हो गया, तो इस पॉइंट पे क्या है, इस लाइन का ग्राफ में इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमेशा ऑब्टूस एंगल बना रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे P1 नॉट है, P1 नॉट आप आसानी से देख रहे हैं, तो एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जल्दी से बताइए, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0, P1 नॉट। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे x पे कोई y एक्सिस पे x का वैल्यू 0। सिमिलरली b पर आ जाइए, b पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू 0 और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 0। अब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करते रहिए, तो देखिए इसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ थर्ड लाइन इज इक्वल टू
0 माइनस P1 नॉट बाई 1 माइनस 0 इक्वल टू माइनस, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस P1 नॉट। ये आ गया। मैंने कहा था देखिए P1 नॉट हमेशा पॉजिटिव हो और माइनस यानी कि इसका स्लोप हमेशा हमेशा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव रहा है? क्योंकि हमेशा नेगेटिव एक्स ये ऑब्टूस एंगल सोल्व बना रहा है विद डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज मैं आपको और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ। ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन का बात। अब मोल फ्रैक्शन का बात आ गया, तो इसमें क्या है कि अगर वेपर प्रेशर इन, जैसे अगर ये भी पूछ सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे इसमें ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि Chi1 या Chi2 पूछ दिया, इट मीन्स इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपसे वेपर प्रेशर पूछ दिया किसी भी लिक्विड का इन इट्स सॉल्यूशन में, तो आपको आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। हेनरी लॉ को आप अप्लाई करते रहिए, आप हेनरी लॉ को आप अप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे वेपर प्रेशर, अगर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ दिया इन द वेपर फेज में, तो उसके लिए क्या कीजिएगा? तो देखिए, उसके लिए मैं आपको यहाँ से रब कर देता हूँ और इसी में थोड़ा सा समझाता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं रब कर दे रहा हूँ, और ये भी वेपर प्रेशर वाला, वेपर प्रेशर पीवी मीन्स वेपर प्रेशर, यहाँ मैं साइड में दे रहा हूँ। ठीक, चलिए। तो देखिए इसमें क्या है कि हाँ देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज, वो तो लिक्विड फेज में था Chi1 Chi2, लेकिन अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज में पूछ दिया तो वो भी पूछेगा, तो उसमें आएगा नहीं आएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज Y1 एंड Y2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आर Y1 एंड Y2 रिस्पेक्टिवली। फॉर Y1 आपको समझ में आ रहा है, लिक्विड फर्स्ट के लिए मैं ले रहा हूँ, Y2 में आपको समझ में आ रहा होगा, मैं लिक्विड 2 के लिए ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर पी, पार्शियल वेपर प्रेशर, या फिर ऐसे हम लिख देते हैं P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y1 और P2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y2। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन लिक्विड इज इक्वल टू P1 नॉट x1 आ जाएगा, सॉरी Chi1, तो वो तो पहले था, तो वहां से आप उसको कैलकुलेट कर लिए, तो उस वो जो वेपर प्रेशर आया वो अबोव द सॉल्यूशन आ गया, तो जिससे कि आपको P1 का वैल्यू पता चल गया, P2 का भी वैल्यू पता चल गया। कैसे? जिस तरह जैसे जिस कॉन्सेप्ट को लगा के आप P1 को सोल्व किए, उसी कॉन्सेप्ट को लगा के आप P2 भी सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ P टोटल क्या है? P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 ही तो है, यही तो है और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि दोनों, ये P टोटल आ गया, P1 आ गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? Y1 इज इक्वल टू P1 बाई P टोटल एंड Y2 इज इक्वल टू P2 बाई P टोटल। हो गया, बात खत्म। यहाँ से आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गया होगा कि Y1 इज इक्वल टू P1 बाई P टोटल, Y2 इज इक्वल टू P2 बाई P टोटल। यहाँ से क्यों P1 P2 कहाँ से आया, वो आपको मैं अभी तुरंत समझाया हूँ कि वो जो आया वो वेपर फेज में पार्शियल वेपर प्रेशर आया। कैसे आया? तो वो हमारा है क्या, ये रॉल्स लॉ से आया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन, उसके मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन गिवन था हमारे किस में, लिक्विड स्टेट में, सॉरी हाँ सॉल्यूशंस में। तो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोल फ्रैक्शन इनटू उसका P1 नॉट क्या हो गया, मैं आपको बता चुका हूँ, वहां से P1 आ गया। सिमिलरली P2 भी आप उसी तरह सेकंड लिक्विड के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, तो P टोटल P1 प्लस P2, तो यहाँ से मैं इस लॉ को अप्लाई कर सकता हूँ कि P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y1, P2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y2, तो Y1 का वैल्यू यहाँ से आ गया P1 बाई P टोटल और Y2 का वैल्यू आ गया
P2 बाई P टोटल। तो अभी सभी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हमने एक क्वेश्चन लेके आया है जो आपको बहुत, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, सभी चीज आपको गिवन है। P1 नॉट प्योर स्टेट में 200 mm Hg है, P2 नॉट प्योर स्टेट में 450 mm Hg, M1 और M2 यहाँ मास दिए, मास गिवन है, टेम्परेचर से है, मोलर मास, ये सब गिवन है सब। तो इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट यहाँ करें कि सबसे पहले हम ये चीज कैलकुलेट करें कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 and 2 इन अबोव द सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे रॉल्स लॉ को हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो पास P1 नॉट इंटू Chi1 हो जाएगा और P2 नॉट इंटू Chi2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि Chi1 का वैल्यू हम आपको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए N1 निकालना पड़ेगा। N1 नंबर ऑफ मोल्स लेके N1 मोलर मास, सॉरी मास अपॉन मोलर मास, मैं आपको यहाँ कैलकुलेट कर दूंगा। उसका आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 25.5 इंटू 119.5 L2 कितना हो जाएगा, M2 इक्वल टू 40/85। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब सॉरी N2 आ जाएगा यहाँ पे, M1 तो गिवन है। अब देखिए Chi1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 और Chi2 इज इक्वल टू N2 मैं यहाँ पास फॉर्मूले को लिख दे रहा हूँ और कॉन्सेप्ट आपको लिख के समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और उसके बाद ये करना है आपको कि ये सब आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए एक Chi1 Chi2 में कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद रॉल्स लॉ को मैं अगर लगाऊंगा तो P1 इज इक्वल टू P0 Chi1 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट Chi2। देखिए जैसे वैसे आप करते जाइए और समझते जाइए। P1 नॉट ये गिवन है, Chi1 का वैल्यू यहाँ से, A1 का वैल्यू गिवन है, N2 का वैल्यू गिवन है, N2 फिर अगेन P2 इज इक्वल टू P2 नॉट Chi2 आ जाएगा। ये सब आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक चीज हमें और कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच volatile liquids 1 and 2 in vapor phase, दैट इज उसमें जो हमने यूज किया था y1 और y2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि P टोटल, या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि हमें पता है कि P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली P2 इक्वल टू P टोटल इंटू इसका इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ से Y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 बाई P टोटल, और यहाँ से Y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 बाई P टोटल, और यहाँ पे P टोटल आपके पास P1 आपके पास आ जाएगा P1 नॉट x1 और P2 आ जाएगा P2 नॉट x2। वो तो आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा, Chi1 Chi2 भी निकल जाएगा, N1 N2 भी निकल जाएगा। ये सब बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 को आप ऐड कर दीजिए, आपके पास P टोटल आ जाएगा। तो अब जैसे ही P टोटल आया तो Y1 इज इक्वल टू Y1 में आप इसको पुट कर दीजिए, पुट इन Y1, पुटिंग इन Y1 एंड Y2 डिगेट वैल्यूज, बस आपका तो देखिए यहाँ से P टोटल आ गया, Y1 Y2 भी आ गया। तो ये था, तो ये बस सारा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए जिसका भी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा वोलेटाइल है। इन द वेपर फेज में जिसका भी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा वो सब्सटेंस ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे अगर Y1 की वैल्यू आएगी तो लिक्विड फर्स्ट, Y2 लिक्विड सेकेंड बात करते हैं। तो
ये था हमारा लेक्चर 6 और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस लिक्विड सॉल्यूशंस।